नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज एक सवाल के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करूंगा। सवाल ये कि अगर लॉकडाउन नहीं तो विकल्प क्या है। यह सवाल इसलिए उठा है कि एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली है, जहां रोज कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन यूपी, जहां हर रोज दिल्ली के मुकाबले ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, वहां लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। तो ऐसे में लॉकडाउन नहीं तो आखिर क्या विकल्प है, क्योंकि कोरोना से देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। लगातार मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में ही 2,74,000 से ज्यादा नए संक्रमित जुड़े हैं और ये आंकड़े तब मिले हैं जब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ था, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ था। सबसे गंभीर स्थिति की बात की जाए तो देश के 10 राज्यों में 79.25% मामले सामने आए। देश के कुल 10 राज्यों में 2,18,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जहां 24 घंटे के अंदर 68,000 से ज्यादा केस सामने आए। दूसरा नंबर यूपी का है, जहां 30,500 से ज्यादा मामले सामने आए और दिल्ली तीसरे नंबर पर है, यहां 25,462 नए केस 24 घंटे में देखने को मिले। जाहिर है दिल्ली की तरह ही यूपी में भी हालात को देखते हुए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं तो यूपी में क्या कदम उठाए जाने की तैयारी है। इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी 1 घंटे की चर्चा होने वाली है। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दिल्ली लॉक है तो यूपी को अनलॉक आखिर क्यों रखा गया है, क्या इसका बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश को उठाना पड़ सकता है। आपको बता देते हैं, कानपुर नगर में कोविड मरीजों की संख्या 1839, 8 की मौत। कोविड मरीजों की संख्या 1711 और 15 की मौत प्रयागराज में हुई। तो ये बड़ा आंकड़ा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर झांसी की बात करें तो 954 कोविड के मरीज जुड़े और 2 की मौत हुई है। तो एक तरह से ये छोटे आंकड़े बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। आगरा की बात करेंगे तो 440 मरीज जुड़े हैं और 3 की मृत्यु हुई है। यह भी एक बड़ा आंकड़ा है आगरा के हिसाब से। नोएडा की बात करें तो 700 नए मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और 3 की मौत हो गई है यहां पर। अगर बांदा की बात करें तो 158 मरीज सामने आए हैं और 2 की मौत हुई है। तो बांदा जिले में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है और यूपी में पिछले 24 घंटे में 30,596 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 129 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,51,620 पहुंच चुका है। 24 घंटे में 9,041 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया। अब तक कुल 6,50,333 मरीज यहां पर एक तरह से ठीक हुए और 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,74,000 आंकड़े सामने आए हैं। तो यह बिल्कुल डरा देने वाला बड़ा आंकड़ा है। इसीलिए लगातार प्राइम न्यूज इस पूरी की पूरी खबर को आपके बीच में ला रहा है, ताकि आप हर घंटे हर सेकंड आप सचेत रहें कि कोरोना इमरजेंसी इस वक्त पूरे देश में लागू है। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अगर कोई अत्यावश्यक कार्य नहीं है तो अपने घर से बाहर ना निकलें, लोगों से दूरी बनाकर रखें, जो भी नियम है उनका पालन करें। लखनऊ की बात करें तो 5,551 लोग संक्रमित सामने आए और 10 की मौत हुई। वाराणसी की बात करें तो 2,011 संक्रमित मरीज सामने आए, 10 की इनमें से मौत हुई है। और अगर बात करें कानपुर नगर की तो जिनमें कोविड मरीजों की संख्या 1839 है, 8 की मौत हुई है। इसके बीच में लगातार प्राइम न्यूज आपको यह बताता आया है कि दिल्ली में किस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, ताकि डॉक्टर्स को, अस्पतालों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको समय मिल जाए तैयारी करने का। यह भी इसके पीछे मंशा है। दिल्ली में लॉकडाउन की 4 अहम बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, खाने पीने और मेडिकल व्यवस्थाएं लगातार जारी रहेंगी, साथ ही 50 लोगों की मौजूदगी में शादियां होंगी और इसके लिए पास जारी होगा। यह भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको तमाम जिलों के आंकड़े दिखा रहे हैं, जिनमें कोविड मरीजों की संख्या अगर बांदा में बात की जाए तो 158 और मरीज जो कि मृत हुए उनकी संख्या 2 रही। कोरोना का ग्राफ 24 घंटे में 129 की मौत के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का ग्राफ हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8 लाख की संख्या को पार कर चुका है। 24 घंटे में 9,041 मरीज ठीक होकर घर गए हैं, लेकिन इससे 2 गुने मरीज लगातार संक्रमित हो रहे हैं। अब प्रदेश में लगातार 1,91,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और अगर बात करें पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में तो 24 घंटे में 30,596 नए मामले जुड़े हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। अश्विनी शाही होंगे, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा, सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव अध्यक्ष IMA एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम प्रेम जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये चर्चा कितनी ज्यादा जरूरी है और अगर पास के पड़ोसी राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है और अगर उत्तर प्रदेश को अनलॉक रखा गया है तो इसका क्या खामियाजा हो सकता है, और अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो राज्य की सरकार के पास और क्या विकल्प है। इसको पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम तमाम मेहमानों के पास जाएंगे। आलोक, मुझे लगता है सबसे पहले हम आज जो बात कर रहे हैं उस पे
फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है 6 दिनों के लिए, आने वाले 6 दिनों के लिए। उत्तर प्रदेश में अभी लॉकडाउन लगने की बात नहीं है, वहां पर लगाने की बात अभी नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हम चर्चा अगले 1 घंटे में करने वाले हैं, बिल्कुल उस चर्चा ये करेंगे कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन अगर लगना जरूरी है तो उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है और उसका प्लान आगे के लिए क्या है। आपको याद होगा 4-5 दिनों पहले तक हम जब चर्चा कर रहे थे अपने इस डिबेट में, लगातार मेहमानों के साथ बातचीत हमारी हो रही थी, तो हम बार बार ये बात कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम लॉकडाउन में क्यों नहीं जा रहे। बिल्कुल। और उसी के मद्देनजर पहले वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली में लगा, फिर उत्तर प्रदेश में लगा। अब दिल्ली लगातार 6 दिनों के लॉकडाउन की बात हो रही है दिल्ली में, और ये सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगा रहेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की है कि उत्तर प्रदेश में क्या लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूं और आपको ये बताता हूं कि सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात ना हो। अब वक्त लगता है मुझे ऐसा आ गया, इस मोड़ पर हम आ गए हैं कि अब पूरे देश में कम से कम उन राज्यों में जहां संक्रमितों की संख्या रोज लगातार बढ़ रही है, वहां पर लॉकडाउन लगाना अब जरूरी हो गया है। जान है तो जहान है, बिना लॉकडाउन लगाए अगर चीजें नहीं संभल पा रही हैं तो मुझे लगता है कि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो राज्य सरकारें जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या लॉकडाउन लगाने से जो कोरोना चेन है वो टूटेगा। अगर टूटेगा तो फिर लगाने में हम देरी क्यों कर रहे हैं। तो अगले 1 घंटे में हम इसी पर चर्चा करना चाहिए हमें कि अगर यूपी में लॉकडाउन नहीं लग रहा है तो इनकी क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या होमवर्क इन्होंने अभी तक किया है कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे तो हमारे पास विकल्प क्या है, हम किस तरह से राज्य को आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर पंचायत चुनाव का 2 फेज आज पूरा हो जाएगा। आज हम सेकंड फेज का चुनाव कर रहे हैं पंचायत चुनाव में। तो क्या एक वजह यह है कि हम यूपी में लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं या कुछ और, इसी पर चर्चा करेंगे आलोक। अब मुझे लगता है कि अंत तक कुछ निष्कर्ष निकले, जो विपक्ष के तरफ से जो सलाह है वो भी सरकार देख के समझे और एक्सपर्ट क्या कहते हैं। बिल्कुल। और साथ ही जिस तरह से आपने यहाँ पर पंचायत चुनाव की बात की, तो सरकार के पास विकल्प तो ये भी है कि जिस तरह से तमाम लोगों को यात्रा करने की छूट दी गई है, तो पंचायत चुनाव में मतदाताओं को भी छूट दी जा सकती है। इसके लिए अगर लॉकडाउन ना लगाया जाए तो इसका खामियाजा तो पूरे प्रदेश को आगे चल के 6 से 7 दिन बाद उसको झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी होंगे, कपिल श्रीवास्तव होंगे, प्रवक्ता सपा होंगे, सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से हमारे साथ होंगे, और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव अध्यक्ष IMA एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पंचायत चुनावों के मद्देनजर इस तरह की देरी की जा रही है, या अभी राज्य सरकार को ऐसा नहीं लगता है कि इतने बड़े सूबे को लॉकडाउन के फेज में धकेलना चाहिए। अगर चीजें संभाली जा सकती तो उसको संभालने की कोशिश की जा रही। क्योंकि रविवार को जिस तरह से प्राइम न्यूज ने आपको पल पल की खबर दिखाई थी कि लॉकडाउन लगाकर जो भी सार्वजनिक संस्थान थे, जो भी सार्वजनिक जगहें थी, उन सभी को सैनिटाइज किया गया, लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया था और बहुत ही सख्ती के साथ पेश आए। हालांकि कुछ जगहों पर जहां पर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा निष्क्रिय दिखाई दिया, प्राइम न्यूज ने वहां पर अपनी सक्रियता दिखाई और प्राइम न्यूज की खबरों का बड़ा असर तमाम शहरों पे देखने को आप सबको रविवार को मिला होगा कि किस तरह से, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, सहारनपुर हो, बदायूं हो, तमाम ऐसे शहर थे जहां पर पहले ढील बरती जा रही थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन जैसे ही प्राइम न्यूज ने खबर को कवर किया तो प्राइम न्यूज की खबरों का बड़ा असर वहां पर देखने को मिला। तुरंत वहां का पुलिस प्रशासन जागा, तुरंत पहुंचा और उसके बाद एक्शन हुआ, लोगों को घर भेजा गया, मास्क वितरित किए गए, जो भी लापरवाह लोग थे उनके चालान काटे गए। तो यहां पर समझने की सबसे बड़ी जरूरत अब यही है कि अगर लॉकडाउन नहीं तो अनलॉक के साथ साथ और क्या विकल्प राज्य सरकार के पास रह जाते हैं। लगातार हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन की 4 अहम बातें हैं, वो भी आप समझ लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के भी हमारे दर्शक समझ जाएं और दिल्ली के भी जो हमारे दर्शक हैं वो इस चीज को समझ जाएं कि क्योंकि देखिए दोनों की सीमाएं बहुत ही सटी हुई हैं। तमाम कामगार ऐसे हैं जो कि दिल्ली से नोएडा के लिए आते हैं और नोएडा से दिल्ली के लिए जाते हैं, तो उन दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि समझ जाएं कि लॉकडाउन के फेज में उनको दूसरे राज्य में जाते वक्त किन सावधानियों को बरतना है।
जरूरी सेवाएं जो हैं वो लगातार जारी रहेंगी, खाने पीने और मेडिकल की व्यवस्थाएं जारी रहेंगी, इसलिए लोगों को घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। साथ ही 50 लोगों की मौजूदगी में शादियां हो सकेंगी, इसके लिए भी पास जारी किए जाएंगे। अगर कोई शादी में जाना चाहता है तो अगर उस दिन लॉकडाउन है तो आपको पास के साथ ही जाना है। आप सिर्फ और सिर्फ शादी के कार्ड के साथ यात्रा मत कीजिए, आपको एक ई पास लेना पड़ेगा। प्रवासी मजदूरों से मेरी गुजारिश है कि दिल्ली छोड़कर मत जाइएगा। ये अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी लोगों से कि जो प्रवासी हैं, आज हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे प्रेम जी, क्योंकि पलायन अब एक बड़ा मुद्दा है। तमाम जगहों पर हमने तस्वीरें आज सुबह से दिखाई कि लोग बाहर लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशन में भीड़ लगी हुई है, जो तमाम डिपो हैं, बस डिपो हैं, वहां पर भी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा अचानक बढ़ रही है। तो पलायन भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है और इससे उत्तर प्रदेश भी जूझेगा, इससे दिल्ली भी जूझेगा, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं में भी महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे। पलायन पे बात करें उससे पहले मैं आज स्थिति बताऊं कि अभी भी अजीब स्थिति है जी। आज जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि अगले 6 दिनों का हम लॉकडाउन फिर करेंगे, तो लोग राशन की दुकानों से ज्यादा शराब की दुकानों के बाहर बिल्कुल खड़े दिखाई दिए, लाइन लग गई और जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उनके तमाम तरीकों से धज्जियां उड़ाई गई। बिल्कुल लोग लाइन में ऐसे खड़े थे जैसे लगा फ्री में बट रहा हो शराब। उनको कतई इस बात का परवाह नहीं था कि वो अपने जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये है हमारे देश की हालत, ये है हमारी देश की जनता क्या सोचती है अपने सेहत को लेकर, क्या करते हैं वो, एक इसकी वानगी हमें आज दिखाई दी। बिल्कुल। तो आप कोरोना को फैलने से कैसे रोकेंगे अगर आपके हालात ऐसे हैं, अगर आप इतने गंभीर हैं अपने सेहत को लेकर, इस तरह से गंभीरता अगर आप दिखाएंगे तो क्या स्थितियां बनेंगी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही गंभीर परिस्थितियां और लगातार बहुत ही डरा देने वाली तस्वीरें प्राइम न्यूज ने दिखाई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी हमारी, हमारे संवाददाता पहुंचे थे वहां पर, लोगों से बातचीत की, उनकी मंशा समझने की कोशिश की। लोगों को अभी भी इस बात की ज्यादा चिंता है कि हम घर कैसे जल्दी पहुंचेंगे, हम शराब कितनी जल्दी खरीद सकते हैं, बाजार से हम सामान कितनी जल्दी घर में लाकर इकट्ठा कर लेंगे। इस चीज की परवाह उनके अंदर कतई दिखाई नहीं दे रही है कि इसी बाजार से संक्रमण को लेकर वो अपने घर जा सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ प्रवक्ता सभा के तौर पर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अश्विनी शाही, सबसे पहले आपके पास आते हैं। देखिए, सत्ता आपके पास है, जिम्मेदारियां आपके पास है, आपके पास विकल्प क्या है? अश्विनी शाही के बाद जाने से पहले मैं बस एक सवाल करता, एक अपनी बात रख दूं कि हम ये आज कह रहे हैं, प्राइम न्यूज आज कह रहा है कि ये लॉकडाउन पूरे देश में क्यों ना अब लग जाए, क्यों ना देश में लॉकडाउन लगे। इसके पीछे कुछ तर्क है, मैं वो बता देता हूं, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जब तक पूरे देश में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, चेन नहीं टूटेगा। पहले भी लगातार प्राइम न्यूज ये कहता रहा था कि अगर जरूरत पड़ती है लॉकडाउन लगाने की तो लॉकडाउन लगाइए और जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उस पर अंकुश लगाइए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि क्यों ना लगे पूरे देश में लॉकडाउन, ये प्राइम न्यूज का सबसे बड़ा आज सवाल है और इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मैं आंकड़े आपको दूंगा। पिछली बार कोरोना को लॉकडाउन से लगाम लगाने में हमने सफलता पाई थी। लॉकडाउन लगेगा तो बेवजह की जो आवाजाही है, बाहर जो लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन अब नाकाफी दिख रहा है। वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी केस पहले की तरह ही बढ़ रहे हैं। अब मैं 10 ऐसे राज्यों के आंकड़े आपके सामने रख देता हूं कि क्यों ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे देश में अब लगाने की जरूरत है लॉकडाउन। वो सुनिए, महाराष्ट्र, पिछले 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र 68,631, उत्तर प्रदेश 30,566, दिल्ली 25,462, कर्नाटक 19,067, केरल 18,257, छत्तीसगढ़ 12,345, मध्य प्रदेश 12,248, तमिलनाडु 10,723, राजस्थान 10,514, गुजरात 10,340। ये 10 राज्य हैं जिनके आंकड़े बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए प्राइम न्यूज कर रहा है, कह रहा है कि अब क्यों ना पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए ताकि ये चेन टूटे और कोरोना
के मामले जो हैं वो कम हो जाएं। आलोक, अश्विनी शाही, जिस तरह से इन्होंने आंकड़े पेश किए, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर 10,000 के ऊपर ही आंकड़े हैं। छोटा से छोटा राज्य केरल, छत्तीसगढ़, बहुत ही मामूली सी इनकी जनसंख्या है, लेकिन 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अब सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है कि अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठकर बोल रहा है कि हम आंकड़ों को नहीं छिपा रहे हैं और हम पूरी जिम्मेदारी से बोलते हैं कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, अब आपको नहीं लगता है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत पूरे देश में है? आलोक जी, सही है, स्थिति बड़ी विकट है और इसमें कोई हम राजनीति नहीं करते हुए ये कहना चाहेंगे कि जो भी बचाव के उपाय किए जा सकते हैं वो सरकारों को करना चाहिए। पिछली बार जब भी ये लॉकडाउन लगा और जो भी हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रलाइज किया था कि लॉकडाउन पूरे वहां से बैठकर वो लॉकडाउन की घोषणा किए थे। इस बार सभी राज्यों को दिया गया है कि क्योंकि राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। आज पिछली बार किस तरीके से हम लोगों को वित्तीय नुकसान हुआ, जान माल का खतरा भी हुआ, पलायन हुआ, बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि जिसमें विसंगतियां पाई गई और राजनीति भी बहुत हुई, वो तो होती है। सामना में तो मोदी जी और योगी जी को हिटलर तक छाप दिया गया था पिछली बार, लेकिन इस बार हर प्रदेश के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के ऊपर दे दिया गया है। तो जहां पर जो परिस्थिति कहती है, जैसे दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत उनको लगी है, 30,000 से ऊपर 25,000 से ऊपर आ रहे हैं, तो उनको करना चाहिए। 2.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी पर अगर इतने मरीज आ रहे हैं तो विकट स्थिति है, तो वहां पर उनको करना चाहिए। अभी हमको तो लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा मरीज हैं, छत्तीसगढ़ में भी करना चाहिए। महाराष्ट्र में स्थिति उनकी गड़बड़ लगी तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन मुख्यमंत्री जी ने किया। तो इस बार जहां भी जिसको आवश्यकता लग रही है, और मैं अभी भी कह रहा हूं लॉकडाउन से आगे भी बढ़कर अगर कुछ होना चाहिए तो सरकारों को करना चाहिए। जी, तो वो क्या है जो चीज लॉकडाउन से आगे है, तो वो क्या है? जनता को जागरूक करना। किस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि मास्क लगाने को लेकर अगर पुलिस कहती है तो परिवार लड़ जा रहे हैं। आज आपने दिखाया, अभी प्रेम जी ने उदाहरण दिया कि दारू की दुकानों पर भीड़ लग गई थी। तो एक जनता का भी, अभी हमारे विपक्ष के भाई बैठे हुए कह देंगे सारा दोष जनता को देना उचित नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना ये कोरोना का वायरस जिम्मेदार है। ठीक है, आपको भी अपने आचरण को बदलना होगा। सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं आलोक जी। सरकार मतलब जहां भी जिस चीज की कमी है, कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आज नहीं तो कल उसको पूरा किया जा रहा है। ऑक्सीजन बेड, देखिए एक उदाहरण देता हूँ, कनाट प्लेस बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, बहुत सारी व्यवस्थाओं से लैस है। अचानक वहां पर आधा घंटा बारिश हो जाए तो वहां भी टकने तक, घुटने तक पानी लग जाता है, लेकिन क्या वहां ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है? ऐसा कहना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट बाद वहां से पानी हट जाता है। तो आज पूरे प्रदेश में, अभी प्रेम जी ने जो आंकड़े गिनाए, 10,000 से नीचे किसी प्रदेश में नहीं है। मैं लखनऊ शहर की बात कर रहा हूँ कि 5,000, 5,500, 6,000 रोज मरीज आ रहे हैं। अस्पताल हमारे जो है वो, तो आपकी बातों से बिल्कुल साफ तौर पर तो यही संकेत आ रहा है ना कि दिल्ली में भले ही 2.5 करोड़ की आबादी है, थोड़ी सी आबादी है, अगर 20 से 25,000 केस आ रहे तो उन्होंने अपना लगा दिया। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब देने के लिए हमारे साथ सुशील गुप्ता जुड़े हुए हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। लगातार जिस तरह से बीजेपी का पक्ष यह है कि दिल्ली में इमरजेंसी लागू है, यहां पर ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था, लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है, जब उत्तर प्रदेश में इसकी जरूरत होगी तब हम लगा देंगे। सुशील जी, उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। कपिश जी, पूरी बातें आपने सुनी होगी अश्विनी शाही की। इनका कहना है कि अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब। वो जरूरत आखिर कब होगी? 30,000 से ज्यादा केस तो उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। यहां पर सरकार की आलोचना की बात नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही बीमार हैं, लेकिन वो जितनी जिम्मेदारी से अपना काम कर सकते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उनका रोल होना चाहिए, जो जनता का रोल होना चाहिए, जितना जागरूक जनता को होना चाहिए, उस पैमाने पर तैयारियां पिछले 1 साल के हिसाब से दिखाई नहीं दे रही कहीं भी? आलोक जी, आपने अपने काफी हो रहा है, पीछे आ रहा है, इको हो रहा है जी। मैं बहुत सीधी सी बात आपको कहना चाहता हूं। बात इस चीज के लिए कि हम विपक्ष में हैं, कोई बात कहेंगे तो आप कह दीजिए कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं संदर्भित
ऐसी बातें कहूंगा जो सुसंगत होंगी, असंगत नहीं। क्योंकि जब हमें यह फैसला लेना है कि अब हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल, तो हमको इतिहास से सबक लेना होता है, या इतिहास में जो लिया गया सबक है लगता है वो बेहतर था तो वही दोहराना होता है। अश्विनी शाही जी से भी मैं विनती करूंगा कि मेरी पूरी बात सुन लें, क्योंकि ये मौका जो है वो सकारात्मक राजनीति का है और राजनीति बिल्कुल सही बात। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति राज्य के जनता के लिए होती है, जनता के सारे हित को सुरक्षित करना उसके पाल्य का काम होता है, यानी उसके राजा, और लोकतंत्र में राजा हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार कोरोना महामारी आई थी 29 मैंने आपको नवंबर 2019 में चाइना से शुरू हुई थी और उसके बाद ये फैली थी, और हम लोग मार्च के अंदर ट्रंप साहब का कार्यक्रम करे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराए और बनाए, और विपक्ष के फरवरी में यह जताने पर कि कोविड महामारी है, इससे सतर्क होना चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सील कर देना चाहिए, तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि विपक्ष डरवा रहा है देश को और डरने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग निगाह बना करके रखे हैं। और अचानक इसके 3 दिन 4 दिन बाद मार्च में, शायद 23 मार्च को पहला कर्फ्यू लगाया गया। उस समय 500 कोरोना के केस थे पूरे देश के अंदर, जबकि जनवरी में ही रिपोर्ट हो गया था तो केरल के अंदर जो चीन से आए थे लोग। मैं बहुत स्पष्ट बातें कह रहा हूं कि 500 पे आपने पिछला लॉकडाउन किया था और 50 लाख पर उठा लिया था, और उसके बाद भी करोड़ों लोग संक्रमित हुए थे और लाखों लोग मारे गए थे। यानी कि ना आपने धन संपदा बचा पाए, ना आप जन संपदा बचा पाए, क्योंकि आपने समय रहते जो विपक्ष ने चिताया तो आपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सील नहीं किया। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर 500 पे लॉकडाउन जरूरी था, 500 के बाद लगातार लॉकडाउन देश में चला और ये कहा गया कि जान है तो जहान है, तो अब वो क्यों नहीं, अब वो क्यों नहीं? या तो हमारा वो फैसला गलत था, या हम इस समय जो ले रहे हैं वो फैसला गलत है। बात इस चीज का है, जब हमारी जीडीपी -1.9 चली जाए और हमारी बेरोजगारी 10-40% की चली जाए, उसके बाद जब देश उठ रहा हो तो इस कदर की लापरवाही वो इलेक्शन को लेकर और रैलियों को लेकर कि जब वहां लाइन लगे रैलियों के अंदर कंधे से कंधा तक, तो वो लोकतंत्र की दुहाई हो जाए, और जब शराब की दुकान पे लाइन लग जाए तो हमारे मित्र कहे कि भाई ये तो जनता का के ऊपर है और जनता को देखिए कितनी लापरवाह हो गई। तो लापरवाह बना कौन रहा? हमारी सरकारें नहीं लापरवाही की। L1, L2, L3 के जो बेड थे, जो पर्याप्त बेड उस समय इतने लाभदायी करने के बाद बनाए गए थे, क्या इस समय है? 700 से ऊपर जिले हैं। मुझे शाही जी एक विवरण दे दें कि कितने L1, L2, L3 के बेड आपके पास हैं और उत्तर प्रदेश में कितने हैं। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं और वो बहुत जरूरी उदाहरण, ठीक, क्योंकि छोटे से ही बड़ा होता है। गोरखपुर के अंदर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है, जिसमें कि बाल चिकित्सा संस्थान को बाद में मैंने 20 बार अपने इस तरीके का आवाज उठाते रहे हम डिबेट में, तो उसको शामिल किया गया था और 300 बेड वहां पे कोविड के बनाए गए थे, जिसमें से 200 बेड तो L2 थे, यानी ऑक्सीजन की सुविधा के साथ थे, और L3 के भी बेड 100 से ऊपर थे पूरे मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज बाबा राघव दास में 500 बेड थे केवल के, L1, L2, L3 मिलाकर। रेलवे हॉस्पिटल के अंदर 200 बेड थे L1, L2 के, जिला चिकित्सालय के अंदर 100, और टीबी हॉस्पिटल के अंदर 100, और इसके साथ ही 3 ऐसे चिकित्सा संस्थान जो नर्सिंग होम थे उसके अंदर दिया गया था, जो आगे चल करके लापरवाही के भेड़ चढ़े और सारे बेड टूट चुके हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ, जो डॉक्टर स्टाफ और जो कंपाउंडर और वार्ड बॉय रखे गए थे, उनको तत्काल निकाल दिया गया। आपने जितने भी यहाँ पर बातें आपने यहाँ पर रखी हैं, उन सभी के जवाब हम अश्विनी शाही से यहाँ पर जरूर लेंगे, और प्रेम जी से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो तैयारियां पिछले साल की गई थी, क्या उन तैयारियों को भी धीरे धीरे इतना कमजोर कर दिया गया कि आज घुटनों पर बैठने के लिए पूरा देश मजबूर होने वाला है। जरूर इस बात पर हम चर्चा करेंगे। अश्विनी शाही,
उन्होंने एक बड़े सवाल को यहां पर खड़ा किया है कि जो तैयारी 1 साल में होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, उन तैयारियों को भी आपने कुंद कर दिया, मतलब आपने उसको धीमा कर दिया। जो पहले बेड्स होते थे अस्पताल में, आज उतने बेड्स भी अस्पतालों के पास नहीं है। इसका क्या जवाब है आपके पास? आलोक जी, हमारे मित्र ने बहुत बढ़िया लंबा चौड़ा चीजें गिनाया और उसको मैं भाषण का ही नाम दूंगा। और आज का समय भाषण देने का नहीं है, आज का समय संवेदनशील समय है। इसको संवेदना में अभी उन्होंने कहा राजनीति कर देंगे, तो राजनीति उन्होंने कर दिया। और अब मैं अभी तक राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता, तो मैं अभी बताना चाहूंगा इनका पॉइंटेड सवाल। विपक्ष ने आगाह किया, इन्होंने हुआ कि पिछली बार और इस बार विपक्ष ने आगाह किया। तो विपक्ष ने छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आगाह किया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं आगाह किया, राजस्थान में क्यों नहीं आगाह किया? वहां भी आगाह करना चाहिए। महाराष्ट्र से ही शुरू हुए ये सब चीजें, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो बाद में दिल्ली में क्यों नहीं आगाह किया? तो क्या विपक्ष वहां जागरूक नहीं था, या विपक्ष की वहां जिम्मेदारी नहीं थी? दूसरी बात इन्होंने उठाया कि फैसला वो गलत था लॉकडाउन का, या ये नहीं लेने का गलत है। जब लॉकडाउन का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, तो चाहे इनके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, सबने हाहाकार मचा दिया था कि गलत फैसला ले लिया गया। हमको हमसे कोई निर्णय लेने के लिए नहीं कहा गया, हमको बैठाया नहीं गया, निर्णय गलत हो गया। जबकि पूरे विश्व ने सराहना की कि लॉकडाउन बहुत बढ़िया था और हम लोग उसको बहुत नीचे तक ले आए। आप याद करिए, एक हमारे पास लैब हुआ करती थी, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और आज उत्तर प्रदेश में 400 से ऊपर लैब है। आलोक जी, 400 से ऊपर लैब उत्तर प्रदेश में है आज। तो हम लोग, ये मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं ऐसा हुआ अचानक, कहीं न कहीं शिथिलता जरूर हुई है। ये मैं स्पष्ट और खुले मन से स्वीकार करता हूं कि जो मामला उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की जनसंख्या में हम लोग 70-75 रोज पर ले आए थे, वो आज जो है 30,000 तक पहुंच गया है। तो कहीं न कहीं चूक हुई है, या वायरस जो है दोबारा तेजी से आगे बढ़ा है। तो पिछले बार जो हुआ, जो अस्पताल अश्विनी जी, छोटी सी बात यही है ना, छोटी सी बात यही है ना, WHO से लेकर पूरे विश्व के वैज्ञानिक एक ही बात बोल रहे थे कि अगर लोग आपस में संपर्क में नहीं आएंगे तो वायरस उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। इतनी ज्यादा छूट दे दी गई कि शादी में जितने लोग जा सकते हैं जाएं, कुंभ में जितने स्नान कर सकते हैं करें, जितने बस में बैठ सकते हैं बैठ जाएं, मार्केट में जितने पहुंच सकते हैं पहुंच जाए। इस तरह की अगर छूट दी गई तभी तो इस तरह की परिस्थितियां आई ना सामने। जी आलोक जी, हिंदुस्तान 135 करोड़ का देश है और आप रोक लगा नहीं सकते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा, सपा के साथी ने, कि हमारी जो है GDP गिर गई, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हमको देश भी चलाना है और 135 करोड़ जनसंख्या में हम एकदम से हमेशा के लिए रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर प्रलय मच जाएगा। जनता आज खिलाफ किस तरीके से हो रही है, आप इसको देखिए, आप इसको हाहाकारी मानिए, मैं भी मानूंगा और मानना चाहिए। ये बहुत भयावह स्थिति है, लेकिन स्थितियां ठीक है। उत्तर देना चाह रहे हैं यहाँ पर कपिल जी, छोटा सा उत्तर दीजिएगा। देखिए, मैंने शाही जी से जो पॉइंटेड सवाल पूछे उसका कोई जवाब नहीं दिया। हमने ये कहा कि जो हमारी 1.5 साल की तैयारियां थी, उसमें इस समय हम लोग के पास माने 700 जिले से ज्यादा हमारे भारत में है, उसमें हमारे कितने L1, L2, L3 बेड हैं, मैं ये जानना चाहा। दूसरी चीजें मैंने जानना चाहा कि जब बीच के दरमियान आपने तैयारी की और उसके बाद L1, L2, L3 बेड टूटे हैं, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में इस समय 100 बेड भी नहीं है, जहां 500 बेड हुआ करते थे। और जिन सिस्टर्स की भर्ती की गई थी, जिन वार्ड बॉय की भर्ती की गई, कंपाउंडर्स की भर्ती की गई और संविदा पे डॉक्टर के रखे गए थे, वो सब हटा दिए गए और आंदोलन में थे सब। अभी 15-20 दिन पहले तक उनका आंदोलन चल रहा था गोरखपुर के अंदर। मैंने इसलिए ये बात कही कि देखिए, देश का नागरिक हमारा भी है और आपका भी है, शायद उसमें हमारा अपना परिजन भी शामिल हो सकता है, और हैं तमाम लोग शामिल हैं जो कि इंतकाल फरमा गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए। और मैं दूसरी चीज जो ये पूछा कि जो पहला फैसला लिया गया था 500 पे लॉकडाउन और 50 लाख पे लॉकडाउन हटा था, ठीक है, अब हम लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैंने ये भी कहा था कि आपने वो जो चीजें की, मैंने तो उस समय भी कहा था कि उस समय केंद्र सरकार केवल चारों बॉर्डर सील कर सकती थी, देश में लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपने फरवरी के माह में अगर आपने अंतर्राज्यीय बाजार आपने जल नभ और थल का सील कर दिया होता
तो आपको लॉकडाउन नहीं लेना पड़ता। वियतनाम से लेकर के आपके बगल में नेपाल और क्या बोलते हैं भूटान से सीखने की जरूरत है। आप पता नहीं क्यों वहाँ सीखना नहीं चाहते हैं। वहाँ बताइए ना कितने कोविड ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। ICMR कपिल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कपिल जी सुनिए तो। रमा श्रीवास्तव लाइव जुड़ी है रमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक सेकंड ना कपिल जी आ रहा हूँ आपके पास। कराया वो आपके लिए नहीं है कि आपने लापरवाही की। कपिल जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए सुनिए करा दिया गया। अश्विनी जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष IMA एसोसिएशन की हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर आज हमने सवाल उठाया है कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है क्योंकि परिस्थितियां गंभीर है, उत्तर प्रदेश में भी क्या लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, और लॉकडाउन से किस तरह से हालात सुधर सकते हैं, आप एक बार जरूर इसको विस्तार से बता दीजिए। लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाएगा, चाहे वो आज से लगे या हफ्ते भर बाद से लगे, क्योंकि स्थितियां भयावह हो चुकी हैं और जो जन साधारण है वो कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे। मास्क लगाना चाहिए तो उसमें 40-50% लोग मास्क नहीं लगा रहे, हाथ नहीं धो रहे, डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे। तो ये जब तक जनता अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति जागरूक नहीं हो और जो नियम है टू सेव आवरसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए, जो कोरोना से बचाने के जो नियम है उनको फॉलो नहीं करेगी तो कोई भी सरकार क्या कंट्रोल कर लेगी। बिल्कुल, एक हर व्यक्ति को जरूरी है कि वो इन चीजों का पालन करें, सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन लगाएं। जब तक इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। बहुत अच्छी बात। बच्चों को ना निकलने दें, अपने माता पिता को ना निकलने दें, क्योंकि अगर आप देखेंगे अपने चारों तरफ तो 80-90% लोग आराम से घूम रहे हैं बाहर अभी भी। और कितने लोग तो ये कह चुके हैं, हम लोगों को तो क्लिनिक में भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहे कोरोना कुछ नहीं है मैडम, आप बेकार डरती हैं, आप बेकार घबराती हैं, आप हमारे मरीज को देख लीजिए, आप भर्ती कर लीजिए। मतलब उनको मालूम ही नहीं है कि कोरोना नाम की इतनी भयावह बीमारी से कितने लोग ग्रस्त हो रहे हैं और कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। तो ये आप लोगों के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए, पैम्फलेट्स के जरिए जन साधारण के दिमाग में ये चीज बिठाना जरूरी है कि उन्हें इस बीमारी से बचना है और बचाना भी है। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले साल का पूरा मैनेजमेंट किया गया था उसमें काफी ज्यादा लोग सुरक्षित रहे, मृत्यु दर कम थी, कम से कम लोग बीमार हुए, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये संदेश चला गया कि कोरोना बहुत ही एक साधारण सी बीमारी है, नजला जुकाम की तरह है, अगर हम दवाएं लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब जो स्ट्रेन आया है इसमें ये तमाम डॉक्टर्स ने बताया प्राइम न्यूज में बैठकर कि संक्रमित होते ही 6 से 7 दिन के अंदर भी कुछ पेशेंट्स की जान जा रही है। तो ये कितना गंभीर है, अगर आप एक बार ये प्राइम न्यूज के दर्शकों को यहाँ पर समझा पाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ तो समझ आएगी उनके अंदर। ये 0 से डेथ तक की रेंज है। किसी को कुछ नहीं हो सकता, वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसको कोई भी सिम्टम नहीं होते, ना जुकाम बुखार कुछ भी नहीं, वो आराम से रह सकता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, उनके श्वास की गति इतनी धीमी हो जाती है, रेदर वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो लंग्स के, फेफड़ों के बेस में जाकर जम जाता है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, निमोनिया के फीचर्स होते हैं। अब तो ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो RT-PCR नेगेटिव हैं, लेकिन उनके सारे सिम्टम्स कोरोना के हैं, मिलते जुलते। CT स्कैन कराइए, ये 100%, एक्सरे चेस्ट कराइए, CT स्कैन चेस्ट कराइए, तो सारे साइंस जो हैं वो कोरोना वायरस के मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति तो होनी चाहिए, दवाइयां तो उन्हें लेना ही लेना है। अगर बुखार आ रहा है, अगर गले में खराश है, अगर डायरिया भी हो रहा है, क्योंकि अभी जो नया स्ट्रेन आया है उसमें कई लोगों को डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं। तो अगर 8-10 लूज मोशंस हो गए तो ये मानते हुए कि हम कोरोना से ग्रसित हैं, उन्हें दवाइयां शुरू कर देनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है, IMA की हेल्पलाइन बनी हुई है, और किसी भी डॉक्टर को, फिजिशियन को, जिसको वो जानते हैं, उनसे सलाह लेकर अपने दवाइयां शुरू कर दें। ऑक्सीजन की जरूरत होने पे बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका 90 से नीचे जा रहा है तो उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे घर पे व्यवस्थित करें या अस्पताल में जगह मिल जाए
बेड मिल जाए तो भर्ती हूँ, ये ऑप्शन बचता है। साथ ही साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। पेट के बल प्रोन लेटना जिसको कहते हैं, पेट के बल लेटकर और गर्दन झुकाते हुए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करते रहें। ये सारे लोग करें, चाहे उनको कोरोना हो या ना हो, क्योंकि फेफड़ों की कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत कारगर है और इसको प्रैक्टिस करते रहने से काफी क्षमता बढ़ेगी। हाँ, स्वस्थ रहेंगे। इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। खान पान सही रखना, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स जिसमें विटामिन सी की मात्रा होनी चाहिए, चाहे वो संतरा नींबू से लें या गोलियां खाएं। जिंक प्रिपरेशंस आते हैं, वो रेगुलर रूप से लेते रहें। कच्ची हल्दी और दूध का सेवन बताया जा रहा है, इसको जरूर लेते रहें और खुली हवा में रहें। एसी का प्रयोग कम से कम करें। अकेले बैठे हों कमरे में तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आवाजाही बनी हुई है, चाहे फैमिली मेंबर्स की या किसी भी जान पहचान वालों की, तो अपने दरवाजे खुले रखें, खिड़कियां खुली रखें। एग्जॉस्ट फैन लगा हो तो उसको चलाएं और नॉर्मल फैन जो होता है उसका इस्तेमाल करें। ठीक, तो ये सुविधाएं सबके घर में हैं और इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये सारी की सारी सावधानियां लोगों को रखनी ही रखनी है। जितने भी प्राइम न्यूज़ के दर्शक इस वक्त हमको देख रहे हैं, वो जरूर डॉक्टर की बातों को ध्यान से आगे चल के अमल में लाएं। प्रेम जी हमारे साथ लगातार जुड़े। प्रेम जी, जिस तरह से आपने कुछ दिन पहले डिबेट में आपने साफ तौर पर एक बात बोली थी कि अगर हम स्व लॉकडाउन कर लें, अगर हम अपने आप को घर में कैद कर लें, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। वही बात अभी डॉक्टर रमा ने भी बोली कि अगर हम खुद सावधान हो जाएं, अपने आप को घरों में कैद कर दें, तो निश्चित रूप से इस कोरोना की चैन को हम तोड़ पाएंगे। क्या अब वो समय आ चुका है कि लोगों को इस बात को सबसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, ना कि इस चीज का इंतजार करने की कि जब सरकार बोलेगी तभी हम अपने आप को लॉकडाउन में समझेंगे? हाँ, मैं वही सुन रहा था, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम स्व लॉकडाउन लगा ले तो सरकार के लॉकडाउन का इंतजार क्यों हम ये सोचते हैं कि अगर वो लॉकडाउन लगाएंगे तभी हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं उन लोगों के लिए शुरुआती जब चर्चा हम कर रहे थे तो शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि अब देश में लॉकडाउन क्यों ना लग जाना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं राज्य के, उन आंकड़ों को देखकर लगता है कि लोग खुद से तो करने वाले अब नहीं लग रहे। उनसे अपील की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है, लेकिन वो खुद से मानने वाले नहीं है। यही वजह है कि आप 135 करोड़ की जनसंख्या है देश की, आप उतना बेड इंतजाम चाह कर भी नहीं करा सकते, उतने अस्पताल हमारे पास नहीं है, ये सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो उतनी चीजें अगर नहीं है तो आपको खुद से परहेज करना पड़ेगा, खुद से अपने आप को संभालना होगा। मैं वही कह रहा था कि अगर आप खुद से अपने आप को नहीं संभालेंगे, खुद से लॉकडाउन अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, तो सरकार को लॉकडाउन लगाना होगा, यानी कि जोर जबरदस्ती के मार्फत ही सही, लेकिन पाबंदियां लगानी पड़ेगी, कड़ाई करनी होगी, तभी ये चेन टूट पाएगा। नहीं तो आंकड़े ऐसे बढ़ते जाएंगे, लोग मरते जाएंगे और मरने के बाद भी उनको शमशान घाट नसीब नहीं हो पा रहा। ये 4 कड़ी में चीजें चल रही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पहले तो कोरोना हो जाना, कोरोना हो जाने के बाद इलाज ना होना, इलाज हो जाने के बाद नहीं होने के बाद कोई कैजुअलिटी घट जाती, कुछ हो जाता है, तो उसके बाद आपको शमशान तक में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको स्व लॉकडाउन तो करना होगा। सरकार, अगर आप नहीं मानेंगे तो सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी, और सरकार सख्ती इसलिए नहीं बरत रही है कि उसमें भी मैंने सुना बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर आर्थिक रूप से, क्योंकि देश को भी चलाना है, अगर आर्थिक रूप से कहीं हम कमजोर पड़ेंगे तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, स्थितियां बहुत बद से बदतर हो जाएंगी। एक तरफ कोरोना का मार, दूसरे तरफ हमारी आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो जाएगी कि हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। यानी रोजी रोटी जो है वो भी महत्वपूर्ण है, हेल्थ भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम दोनों को समन्वय, कोऑर्डिनेट करके कैसे एक दूसरे में सम्माहित करके कैसे आगे बढ़े, ये एक बड़ा सवाल है आलोक। बिल्कुल अश्विनी जी, जिस तरह से प्रेम जी ने एक बहुत ही जरूरी सवाल यहाँ पर उठाया, और ये सवाल वाकई में हर किसी के जहन में, जो भी प्राइम न्यूज में इस वक्त देखा जा रहा है, जो भी समझा जा रहा है, वो दर्शक भी लगातार हमसे फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर फिर परिस्थिति क्या होगी, लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा।
दिल्ली बोल रहा है कि हमने लॉकडाउन लगा दिया, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कब लगेगा और अगर नहीं लगता है तो क्या तैयारी है सरकार के पास कि हम सुरक्षित रहेंगे? तमाम ऐसे प्रवासी हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, वो भी घर आना चाहते हैं और वो डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम महाराष्ट्र से चलें और उत्तर प्रदेश जाते जाते वहां की सरकार लॉकडाउन की घोषणा कर दे। आपके पास रणनीति क्या है? अगर वो आप दर्शकों को समझा पाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आलोक जी, देखिए, प्रेम जी ने पहले बहुत बढ़िया सवाल उठाया और एकदम सही, क्यों ना लॉकडाउन लगाया जाए। बहुत अच्छा सवाल है, क्यों ना लगाया जाए, ये सही है और लगाना चाहिए। हर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को अपना निर्णय लेने के लिए सब लोग वो हैं। आपने जो इसमें एक लाइन जोड़ा कि महाराष्ट्र का मजदूर ये सोच रहा है कि वहां से चले, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लग जाए। अभी भारत सरकार ने कोई ट्रेन बंद नहीं की, प्रदेश सरकारों ने कोई बस नहीं बंद की। पिछली बार की तरह अभी हम लोग पिछले डिबेट में आपके साथ बैठे थे तो प्रेम जी ने ही बहुत बढ़िया सवाल उठाया, आपके चैनल पर शायद पहली बार उठा, प्रवासियों के लिए। उसमें बहुत अच्छा चीज था कि प्रवासियों के लिए अभी भी व्यवस्था देखिए उत्तर प्रदेश में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कहीं से भी, या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, कहीं भी पब्लिक का कोई भी कन्वेंस बंद नहीं किया गया है। पिछली बार जो पैनिक फैला था उसको देखते हुए सबक लिया गया है और सबक लेने के साथ वो एहतियात के तौर पर अभी बंद नहीं किया गया है, अभी वो चालू रखा गया है। तो लॉकडाउन बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो हम 135 करोड़ जनता को संभाल नहीं पाएंगे। और हिंदुस्तान में एक भाषा बहुत सही प्रचलित है, जो त्रेता युग से प्रचलित है कि भय बिन हो न प्रीत। जब तक पुलिस का डंडा नहीं दिखाया जाएगा हम आप घर में नहीं बैठेंगे। लेकिन वहीं पर ये विरोधी दल, अभी देखिए भ्रम कितना फैलाया इन लोगों ने वैक्सीन पर, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, मेरी सरकार आएगी फ्री में लगेगा। आज हर अस्पताल में फ्री में लग रहा है वैक्सीन। तो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, सरकारी अस्पतालों में फ्री में लग रहा है वैक्सीन, इस पर भ्रम फैलाया। उसके पहले कई कांग्रेस के नेताओं ने भ्रम फैलाया वैक्सीन पर। बघेल जी ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, कि हमको वैक्सीन नहीं चाहिए, और आज वही मांग कर रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो हिंदुस्तान में होता क्या है कि जब दिक्कत स्थितियां आती हैं तो सारे दल के लोग एक साथ सोच रख के देश के लिए कभी नहीं सोचते हैं। उस समय वहां पर राजनीति हावी हो जाती है। आज हमारे भाई पूछ रहे हैं कि L1, L2, L3 कहाँ है? संविदा वाले निकाल दिए गए। संविदा वाले आए कब थे? संविदा वाले जब देश में आपदा आई तो भर्ती की गई थी, उस समय उसके बाद उनकी जरूरत थी। जब हम पूरे प्रदेश में 70 और 75 मरीज पर आ गए, जब पिछली बार भी देखिए क्या स्थिति थी, तो मतलब एक संभावित है कि थोड़ा सा आदमी शिथिल हो जाता है। लेकिन अब जो स्थितियां बनी है उस पर सरकार फिर चेती है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा 10 दिन पहले और चेतना चाहिए, सब तेजी करनी चाहिए थी। ये तो पहले ही गए थे। माननीय योगी जी तबीयत खराब होने के बावजूद आज टीम 11 की बैठक ले रहे हैं, एक एक चीजों पर उन्होंने नजर बना के रखी है, भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। आज लखनऊ में DRDO ने ऑक्सीजन भेजना शुरू कर दिया है, रेलवे ने ऑक्सीजन भेजना शुरू कर दिया है। तो सरकार को जो व्यवस्थाएं लग रही है वो की जा रही है। रेमडेसिविर की जो पूरे देश में किल्लत थी वो हर जगह भेजी जा रही है। तो अब ऐसा आलोक जी, जब जो व्यवस्था लग रही है कि हमारी जनता के लिए बेहतर करना है तो सरकार ने बेहतर कदम उठाए हैं और समय है। अच्छा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी अपील की जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे कि वो डर कर राज्य न छोड़ें, क्या आप प्राइम न्यूज के दर्शकों को भी ये संदेश दे सकते हैं कि परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, जो जहां पर है वहीं पर रहे, या आप इस तरह की परिस्थितियों को पैदा होने देना चाहते हैं कि लोग जहां पर काम कर रहे हैं वहां से छोड़कर अपने घरों की तरफ जाएं? आलोक जी, बहुत बढ़िया, मैं उनके बयान का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया बयान दिया कि पैनिक न फैले। और पिछली बार जिस तरीके से लोगों ने पैनिक फैलाकर, वही बार आनंद विहार में वही आम आदमी पार्टी के लोगों ने पैनिक फैलाकर भेजा था, इस बार उस गलती को सुधारा है माननीय केजरीवाल जी ने। और सराहनीय उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि कोई भी प्रवासी मजदूर घबराए नहीं, हम उनके साथ हैं। वो दिल्ली में रहे, दिल्ली में 1 हफ्ता 10 दिन का जो लॉकडाउन है उसके बाद परिस्थितियां सामान्य होंगी। नहीं तो जितने दिन में वो जाएंगे गांव, तब तक जो है पता चला वहां पर कुछ हो गया तो दिक्कत होगी। ये सराहनीय कदम है। और मैं अभी भी कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह के आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई जहां हैं वहां रहे, पैनिक न फैलाए और चीजों का थोड़ा सा मतलब एक सहन शक्ति को बरकरार रखते हुए सरकार के साथ, देश के साथ सहयोग करें।
बिल्कुल। कपिश जी, जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें सामने रखी, लगातार मैं देख रहा हूं कमेंट्स आ रहे हैं फेसबुक में, ज्यादातर दर्शक प्राइम न्यूज के ये मांग कर रहे हैं कि यूपी में भी लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत है। आपका इसमें क्या कहना है? आप यहां पर सत्ता पक्ष से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई बात कहने से पहले हम ये शाही जी का जवाब तो दे दें, क्योंकि इन्होंने इतने समय ले लिया लेकिन उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया और अपनी सारी कमियां खुद बता दिए। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, अगर सारी ट्रेनें खुल गई हैं तो 90% ट्रेनें आप बंद करके क्यों रखे हैं? एक भी सवारी गाड़ी का नाम बता दीजिए जो चल रही है। तो आप तो सवारी गाड़ी नहीं चलती थी, एक्सप्रेस मैं तो बहुत मैं सीधी सी बात एक बात पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। 90% गाड़ियां आप क्यों बंद कर रखे हैं 1.5 साल से? रेलवे की गाड़ियां क्यों बंद कर रखे हैं? जब आप टेम्पू चलवा रहे हैं, जब आप परिवहन निगम की एक बसें छूट के जा रही हैं, इंडियन एयरवेज चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर आपने खोल दिया तो भारतीय रेल क्यों बंद कर दिया था? मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ कि जब आपको शराब की लाइन में चीजें दिखाई देती हैं तो रैली की लाइन जो आप लगवा रहे हैं और आज भी लगवा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने तो वापस ले ली अपनी रैली, आप कब लेंगे ये बताइए? एक रैली आपने अभी सुनते जाइए पहले, आपके मैंने नहीं बोला। उत्तराखंड के अंदर जो हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार चल रहा था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्ज किया था कि प्रतीकात्मक होना चाहिए था। पिछली बार तबलीगी जमात भी वहां पर धार्मिक आंदोलन की हुई थी, और आप इस बार देखिए जो आपने कुंभ कराया है, वहां से लाखों लोग संक्रमित होकर के निकले, और खुद संत महात्मा निकले। अभी 175 तो कल ही निकले, 175 तो कल ही निकले। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ, आप सरकार है, अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो देश की जनता बरतेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो स्वतः लॉकडाउन की बात हो रही है, ये उन लोगों के लिए हो रही है जो आपके प्राइम न्यूज के दर्शक हैं, शिक्षित भी हैं और अच्छे जगहों पे काम करते हैं, थोड़ा वक्त निकाल के आपको देख लेते हैं जी। लेकिन इस देश की 80% जनता टीवी नहीं देखती, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी चीज, वो रोज का रोज अगर बाहर नहीं जाएगी तो वो खाना नहीं खा पाएगी। तो ऐसे लोगों को स्वतः लॉकडाउन की उम्मीद मत कीजिए, लॉकडाउन आपको कंपल्शन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि जब पैंडेमिक एक्ट लागू हो जाता है, पैंडेमिक सिचुएशन होती है, पूरी महामारी विश्व स्तर की है, तो इसमें फैसले राज्य सरकारें नहीं लेती है, केंद्र सरकार लेती है। और केंद्र सरकार प्रदेश राज्य सरकारों से सहमति लेते हुए एक देश के लिए लेती है, और वो लेनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी तो रैली में व्यस्त है, अभी उनकी 7 रैलियां पश्चिम बंगाल के अंदर बाकी है, अभी 9 रैलियां अमित शाह जी की बाकी है। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, वहां पेंडेमिक नहीं था, जगह के आपने आंकड़े गिनाए, पश्चिम बंगाल और असम के आंकड़े और अन्य जगहों के आंकड़े कहा गए। केरल में चुनाव हो गया तो 10,000 के संक्रमित के आंकड़े आने लगे, क्या उस समय आंकड़े नहीं थे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2 तरह की बातें नहीं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 5 लाख पे लॉकडाउन था और 50 लाख पे आपने उठा दिया तो कारण बताइए। और आज जब 30,000 एक दिन में उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन क्यों नहीं, ये कारण बताना पड़ेगा। और अगर प्रधानमंत्री जी के विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज 40,000 करोड़ का इस कोरोना काल में दिया जा सकता है, तो N1, N2, N3 के डेथ क्यों बढ़े गए? यह सभी शाही जी को जवाब देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, छोटा सा पर उत्तर ले लेते हैं। अश्विनी जी, छोटा सा उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा उत्तर, समय नहीं है। मैं बहुत छोटा सा दे रहा हूँ। इनके मुख्यमंत्री से पिछली बार जब लैंड क्रूजर खरीदा था उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। आप अपना उत्तर दे दीजिए। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने एक सेकंड का करने का निर्णय किया है, ठीक लगाए जाएंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। अंत में चलते चलते प्रेम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम यहाँ पर आपकी यहाँ पर संपादकीय टिप्पणी भी बहुत जरूरी है, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष का दावा है तैयारियां हमारी पूरी हैं, और कपिश जी का कहना है कि तैयारियों में बहुत भारी कमियां हैं, लॉकडाउन की हमको सख्त जरूरत है क्योंकि जनता अपने आप से नहीं मानेगी। आपको क्या लगता है सरकार को किस तरह का कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि स्थितियों को एक बार फिर से मुझे लगता है कि इस पे इनको चर्चा करके जो पूरे प्रदेश की हालात हैं उनको देखते हुए, जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, कि अगर वहां पे लॉकडाउन लगता है तो यूपी की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। ये आंकड़े फिर और बढ़ेंगे तो इसके बाद फिर क्या होगा? क्या पंचायत चुनाव आज हो रहा है, इसके बाद जो कल
आंकड़े आएंगे या 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट दिखेगा कि उसके बाद क्या हो रहा है। तो इस पर मुझे लगता है कि फिर से सोचना चाहिए। और जहाँ जहाँ करीब 10-12 ऐसे राज्य हैं जहाँ की स्थितियाँ खराब हो रही हैं और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो लॉकडाउन हमने इसलिए कहा कि पहले भी हमने कहा था कि लॉकडाउन लगना चाहिए। उस समय लॉकडाउन लगने की बात यूपी में भी नहीं हो रही थी। फिर सूबे के मुखिया योगी ने एक संडे का लॉकडाउन उन्होंने लगाया और उसका क्या रिजल्ट आया वो 1-2 दिन में क्लियर होगा, क्योंकि कल की बात है, आज मंडे है, तो वो आंकड़ा इसमें दिखेगा नहीं। बिल्कुल, ये 1-2 दिन के बाद जब आंकड़ा आएगा तो हो सकता है उस पर समझ में आए कि चेन टूटेगा। हालांकि कल मैं सड़कों पर निकला था ये देखने के लिए कि लॉकडाउन का कितना असर है, तो मुझे दिखा था कि लोग नहीं निकले, बहुत कम लोग सड़क पर थे। खासकर मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, वहां पे लोग नहीं थे, लोग घरों के अंदर थे। तो मुझे लगता है कि इस पर सोचना पड़ेगा कि लॉकडाउन लगे या ना लगे। अगर नहीं लगे तो इसके पीछे क्या तर्क है और आगे इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है। अब हम चर्चा करेंगे पलायन पर, क्योंकि पलायन ऐसा मुद्दा है जो कि लॉकडाउन के वक्त सबसे ज्यादा गंभीरता के साथ सामने खड़ा होता है। तमाम लोगों के मन में हर तरह के सवाल होते हैं कि किस तरह से अपने गृह जनपद को जाएंगे, ऑफिस जाएं कि ना जाएं, नौकरी को छोड़ें कि ना छोड़ें, कितना खर्च करें, किस संसाधन की मदद से वो अपने घर तक पहुंच सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब अब हम इस चर्चा के अंश में समझने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो प्रेम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि पिछले साल की तस्वीरें सच में हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई थी। सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे, विपक्ष के ऊपर भी सवाल हुए थे और जनमानस के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे कि जब हमारे दरवाजे के सामने से कोई नंगे पैर जा रहा था तब आखिर लोग मदद के लिए उस तरह से सामने क्यों नहीं आए। हालांकि बाद में लोगों ने कुछ इसमें सक्रिय कदम उठाए। तो पलायन को लेकर भी सरकार को कितना सचेत होने की जरूरत है, अब इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए आलोक, मैं सबसे पहले यह बताऊं कि जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है कोरोना को लेकर, जब तक आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, यानी कि हम उस पर कंट्रोल पा रहे हैं, तब तक मुझे लगता है उसके बाद लॉकडाउन अगर लग जाता है, आंकड़े कंट्रोल में नहीं आते हैं, फिर लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन 5 दिन 4 दिन का तो समझ में आता है। अगर ये लॉकडाउन लंबा चलेगा तो लंबा चलने का मतलब है तब लोग पलायन के बारे में सोचेंगे। ये वो लोग होंगे जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, यानी कि दिहाड़ी मजदूर जो हैं, जिनको सुबह घर से निकलना होता है और शाम को जो भी उनकी मजदूरी होती है, दिन भर की कमाई होती है, उससे उनका घर चलता है। बिल्कुल, ऐसे लोग 10 दिन 5 दिन के बाद जो किराए में रहते हैं, उनको ये सोचना होगा कि अब आगे कैसे चलेगा अगर लंबा लॉकडाउन होगा। अब उसमें ये देखना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी क्या होती है, ट्रेन यातायात की क्या तैयारी होती है, रेलवे किस तरह से अपनी तैयारी करता है। ये तमाम सवाल उठेंगे और इन सवालों का जवाब उस समय ढूंढा जाएगा। बिल्कुल, अभी वक्त है, फिर मैं कह रहा हूं बार बार, अभी वक्त नहीं आया है कि जो पलायन करने वाले लोग हैं वो किसी तरह के पैनिक में आए, और ये पैनिक में ना आए इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, इसी की चर्चा हम पहले कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी पलायन जैसा तो कोई सवाल है नहीं। अगर कोई चैनल या कोई मीडिया हाउस इसको उठाता है, इसका मतलब यह है कि वो पैनिक करना चाह रहे हैं, वो लोगों के बीच अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। जी नहीं, कतई नहीं। हमारा मकसद ये है कि जो अस्पताल को लेके पहले प्लानिंग नहीं हो पाया, बेड को लेके हमने प्लान नहीं कर पाए कि हमारे पास कितने बेड अवेलेबल हैं, क्योंकि कोरोना से इफेक्ट होने के बाद, उससे संक्रमित होने के बाद जब मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तब वहां उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, उसकी तैयारी नहीं थी। यही वजह है कि आज इतना पैनिक स्थिति कोरोना मरीजों को लेकर है। सेम थिंग, यानी कि यही चीज अगर पलायन को लेकर होता है, क्योंकि अगर इसको ऐसे समझिए, अगर आंकड़े नहीं सुधरते कोरोना मरीजों के, तो फिर लॉकडाउन आपको लगाना पड़ेगा। कम दिनों के लॉकडाउन से काम अगर नहीं चलेगा तो लॉकडाउन की अवधि जो है उसको बढ़ाना होगा। जब उसकी अवधि आप बढ़ाएंगे तब उसमें क्या होता है कि तब लोग पलायन के बारे में सोचने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले साल भी वापस घर चले गए थे जब वक्त लंबा चला, जब उनके पास आर्थिक तंगी होने लगी थी। अब वो लोग वापस आ चुके थे पिछले 2-4 महीनों पहले की अगर हम बात करें, अब फिर वो सोचेंगे कि हम वापस जाएं। तो इन सब चीजों से हम कैसे बचे, इसके लिए भी सोचना चाहिए। सरकार को एक प्लान करना चाहिए और उस प्लान के मुताबिक
काम करना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मैं बार बार आलोक ये कह रहा हूं कि कोरोना एक भाग हो गया, उनकी तीमारदारी, उनका इलाज एक भाग हो गया, अगर वो संख्या नहीं घटती है, कम नहीं होती हैं, तो एक दूसरा मुद्दा जब होगा, लॉकडाउन जब बढ़ेगा, लॉकडाउन जब लगाया जाएगा, तो वो होगा पलायन का। पलायन बड़ा मुद्दा होने वाला है लॉकडाउन के अंदर। इस बात को लेके एक प्लान सरकार के तरफ से अब बननी चाहिए। रेलवे अपने हिसाब से काम करना चाहिए, रेलवे को, और जो ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, बसेज हैं, स्टेट सर्विसेज जो बसेज हैं, चाहे वो डीटीसी हो या यूपी कॉर्पोरेशन की बसें हों, आसपास की जितनी, जो महाराष्ट्र से भी यूपी और नॉर्थ इंडिया की तरफ लौटने वाले लोग हों, वो कैसे कर रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ी देर में आपको ये बता दूं जी, थोड़ा सा वक्त लेते हुए, अभी भी आप स्टेशन में, बस स्टैंड पे आप चले जाएंगे, NH24 है हमारे ऑफिस के बहुत पास। हाँ। आप रात को अगर 8 बजे 9 बजे वहां पे चले जाएंगे तो वहां सैकड़ों हजारों यात्री खड़े रहते हैं, क्योंकि दिल्ली से जो बसें चलती हैं यूपी के लिए, वहां पर आके रुकती हैं। लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे हैं। ये चेतावनी है, ये आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन दिल्ली में ज्यादा बढ़ता है और यूपी में भी अगर लॉकडाउन लगाना पड़ता है, तो फिर स्थितियां कैसे होंगी। तो इसके लिए क्या प्लान है, बिल्कुल उस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। आलोक, बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले हम एक बार डॉक्टर रमा के पास चलते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर डॉक्टरों का पक्ष समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर लॉकडाउन होता है, अगर किसी एक जगह पर दबाव बढ़ता है जनसंख्या का, तो वहां पर किस तरह की तैयारी सरकार को करने की जरूरत है। डॉक्टर रमा, अगर आप एक बार ये ब्रीफ कर पाएंगी कि किसी प्रवासी मजदूर का जहां पर है वहां पर रहना ज्यादा सुरक्षित है, या एक लंबी यात्रा करके अपने गृह जनपद की तरफ जाना ज्यादा खतरनाक है, दोनों में से अच्छा विकल्प क्या है और सरकार को किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है? अच्छा विकल्प तो यही है कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, वो उनका खाना पीना और रोजमर्रा का खर्च चल रहा है, तो वो जहां हैं वहीं रहें, क्योंकि अभी देशव्यापी लॉकडाउन हुआ नहीं है। और अगर ये होता भी है तो सरकार को चाहिए कि वो पहले से बताकर ट्रांसपोर्टेशन की इतनी व्यवस्था कर दे कि पिछले साल जो परेशानियां लोगों को हुई थी, मजदूरों को या उस तरह के लोगों को, वो दोबारा ना हो। जो लोग सुरक्षित रूप से अपने घर जा सकते हैं और वहां उनके खान पान की व्यवस्था है, उनका परिवार है, तो उन्हें लॉकडाउन के दौरान अपने घर में रहना ज्यादा मानसिक रूप से उन्हें सुरक्षा देगा। और परिवार के साथ रहना हर व्यक्ति चाहेगा, क्योंकि अकेले में अगर कोई कोरोना से ग्रसित होता है तो उसका कोई सहारा तो है नहीं। हाँ। कोई जब वो बिस्तर पकड़ लेता है तो कोई पानी देने वाला तक उसके पास नहीं होता। बीमारी ऐसी है कि उसके फ्रेंड्स भी, उसके सहयोगी भी नहीं उसके पास नहीं जाएंगे। तो इस वजह से अगर लॉकडाउन होता है तो पहले से व्यवस्था के अनुसार वो अपने घर परिवार में चले जाएं। लेकिन आज के सिचुएशन में जहां है वहां बने रहें जब तक उनकी दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि हेल्थ क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और सरकार ने देख भी लिया है कि पिछले साल कितनी परेशानियां हुई। बिल्कुल। इस बार भी हम लोगों ने देखा कि नाइट कर्फ्यूज के दौरान ज्वेलरी शॉप्स में चोरियां बढ़ गई, घरों में चोरियां बढ़ गई। तो ये भुखमरी, बेरोजगारी, इस तरह की चीजों को भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बीमारी का कंट्रोल तो होना ही चाहिए। जी, अश्विनी शाही, इन्होंने दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर उठाई। देखिए, पहली बात जो लगातार प्रेम जी यहाँ पर बोल रहे थे और ये जानना भी चाहते हैं कि सरकार की तैयारी क्या है जब यहाँ से पलायन करके लोग अपने गृह जनपद की तरफ जाएंगे। लेकिन एक इन्होंने जो सबसे जरूरी बात बोली कि जो कामगार अपने घर में अकेला रह जाता है, जहाँ पर काम कर रहा मान लीजिए अकेले रह जाता है, तो क्या उसके लिए भी कुछ तैयारी की जाएगी? क्योंकि अगर वो संक्रमित हो जाता है तो ना ही उसका कोई जान पहचान का यहाँ पर है, ना ही उसके पास खाने का कोई एक अच्छा संसाधन रहेगा। तो दोनों मोर्चों पर आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? आलोक जी, देखिए, इस समय जो है पलायन का मामला है, हम लोगों ने चर्चा भी पीछे किया था। और पलायन में इस समय क्या हो रहा है, देखिए, पिछली बार से कम पैनिक इस बार
थोड़ा सा पलायन के मामले में अभी तक कम दिख रहा है। भीड़ बढ़ रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिख रहा है कि कहीं पर भीड़ बढ़ रही है, लेकिन उस भीड़ में कई तरह के लोग हैं। हाँ, वो एक तो इसलिए थोड़ा सा लॉकडाउन से डरे हुए लोग भी हैं। वो इसलिए नहीं हो रहा है ना कि अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, लॉकडाउन लगने के बाद ये स्थिति होगी। प्रेम जी, मैं पूरा कर लूं थोड़ा सा। थोड़ा सा लॉकडाउन का भी डर है। दूसरा, शादियों का सीजन था अभी, तो शादियों में भी लोग घर जाते थे, अनाज काटने का और उसका समय था। तो जो मजदूर वर्ग है वो इस समय अपने घर को वापसी भी करता है। तो अभी फिलहाल लग जाएगा तो क्या होगा वो बात की अभी बात है, लेकिन फिलहाल ये भीड़ थोड़ी सी ये आई है, थोड़ा पैनिक भी हल्का सा है। मैं दूसरी बात की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि अभी पिछली बार देखिए कि एक एक करके ट्रेनें बंद कर दी गई, फिर स्पेशल के नाम पर चलाया गया। अभी जब शुरू करने के क्रम में हम लोगों ने 1 अप्रैल से 40% से 50% तक ट्रेनें और चलाई। सवारी गाड़ियां कुछ उस चलाई गई हैं, कुछ रूट पे सवारी गाड़ियां चलाई गई हैं, नहीं तो बाकी पर एक्सप्रेस गाड़ियां 1 अप्रैल से भी चली हैं काफी हद तक। और वो गाड़ियां सरकार ने ऐलान किया है कि कोई भी ट्रेन बंद नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी हमारा मजदूर भाई आता है तो उसको हम रोडवेज की बसों में उसके घरों तक पहुंचाएंगे, जहां पर क्वारंटीन करने की इच्छा अगर वो आवश्यकता होगी तो उनको किया जाएगा, नहीं तो वो अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन में रह सकते हैं। पिछली बार नवंबर से दिसंबर तक भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने सबको अनाज दिया था, 1500 रुपए की भी सहायता की थी। तो वो सहायता पूरे साल तक हमारी जनता को सरकारें देती रही हैं। तो पिछली भी तैयारियां काफी थी और इस बार भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी से पूरी तैयारी करके रख ली है कि अगर पलायन होता है तो हमको क्या क्या करना है, जिले पर कौन सा आइसोलेशन सेंटर बनाना है, बसें कहाँ से जाएंगी, हमको किस गांव में क्या करना है। तो ये सब चीजें, ये तैयारियां धीरे धीरे आ गई हैं। अगर वो भगवान करे वो स्थिति ना आए जो पिछली बार हुआ था, हमारे ग्रामीण पैदल गए थे, तो अगर वो स्थिति आएगी तो सरकार इस बार उससे निपटने के लिए पहले से तैयार है। बड़े सरलता से कोई भी भूखमरी से नहीं मरेगा, सबको अपने घरों पर पहुंचाया जाएगा। अकेले रहने की जो बात है, आपने सवाल उठाया कि कौन है वहां ग्राम, उसमें नगर में और ग्राम में एक कुछ यूनिट गठित की गई है, तो ग्राम मंडल और नगर वार्ड मंडल का नाम देकर। और सबसे बड़ी चीज है जो इस समय ये अपना विभाग है, क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह वाला विभाग पीआरडी का है, सॉरी उस नाम, तो वो विभाग जो है इस समय काम कर रहा है। जो हर जगह हर वार्ड में मेंबर बनाए जाते हैं उसके सामाजिक कार्यों के लिए, और सरकारी विभाग के, वो इस समय काम कर रहे हैं। और कहीं भी अभी एक उदाहरण आया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नगर में एक जज साहब की पत्नी का देहांत हुआ। देहांत के बाद उनकी बॉडी उठाने वाला कोई नहीं मिला। उन्होंने एक बड़ी मार्मिक अपील की, तो विभाग के लोग गए हैं और विभाग के लोगों ने उनको सब सुविधा उपलब्ध कराई है, जो शमशान घाट तक उनको पहुंचाया गया। तो सरकार यहाँ भी काम कर रही है। जी, तो जिस तरह से इन्होंने सारे तथ्य रखे कपिश जी, आपको क्या लगता है कि इतनी तैयारियां पर्याप्त होंगी या कहीं ना कहीं एक परिस्थिति अभी ये भांप नहीं पा रहे हैं, और वो परिस्थिति ये है कि जब पिछले साल लोग पलायन करके अपने घरों में गए थे तो उनमें से ज्यादातर स्वस्थ लोग घर पहुंच रहे थे, उनमें कोरोना के संक्रमण की इतनी दर नहीं थी। लेकिन अब इस साल जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग अब 3 लाख से कुछ ही दूर पर हैं। तो तमाम ऐसे संक्रमित मरीज भी इस बार पलायन करके घर पहुंचेंगे, जिनके इलाज की समुचित व्यवस्था वहां पर जिले में करनी पड़ेगी। जी, बहुत सीधी सी बात है कि सबको मालूम है जो कि ये नया स्ट्रेन आया है, ये डबल म्यूटेशन का है, और इसमें आरटीपीसीआर जो टेस्ट हो रहे हैं या एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं रैपिड, उनमें 40% ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें लोग इन्फेक्टेड हैं, लेकिन ये इसमें दिखा नहीं रहा। हमारी अध्यक्षा बैठी हुई है आईएमए की, वो इस बात को ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि जो L1, L2, L3 के बेड बने तो वो समाप्त हो गए। शायद जी ने स्वयं माना है कि संविदा पे थे, पैंडेमिक का दौर जब पिछला लगा इनको खत्म हो गया तो इन्होंने हटा दिया। लेकिन अब तो डबल वेग से आया है ना, और अभी भी रैलीज चल रही हैं, अभी भी इस तरह के कुंभ के आइटम्स चल रहे हैं और सारी चीजें। शाही जी को मैं बता दूं कि अभी 100 में 90 ट्रेनें नहीं चल रही, 100 में 90 ट्रेनें नहीं चल रही, आज तक नहीं चलेगी।
इसको चल रही है, चल रही है। जानकारी आपके कहने से हम नहीं मानेंगे, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए कभी। आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, 1 अप्रैल से कितनी ट्रेनें चली हैं, आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। नहीं, भ्रम मत फैलाइए, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए कपिल भाई, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। भारतीय रेलवे मैं कह रहा हूँ आपके भ्रम फैलाने से मैं नहीं बैठूंगा। हमारे पास थोड़ा सा समय है अशोक जी। आप जानकारी बात दुरुस्त पूरी करिए, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। और अगर मेरी जानकारी भ्रामक है तो मुझ पर मुकदमा कीजिए मानहानि का। आपकी भ्रामक जानकारी आपको मुकदमा कर दीजिए। अरे आप अगर झूठ भ्रामक जानकारी भाजपा की वैक्सीन बता देता आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो भ्रामक जानकारी नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हैं वैक्सीन पर? छोड़ दीजिए ना उस बहस को थोड़ी देर के लिए। अश्विनी जी, वैक्सीन की बहस छोड़ दीजिए। आप लोग पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है और आप कह रहे हैं ट्रेनें नहीं चल रही है। सरकार जो है रैली में है तो लोग पैनिक नहीं फैला रहे, कुंभ करवा रहे हैं तो पैनिक नहीं फैला रहे। एक प्रधानमंत्री जी की अपील पर कुंभ बंद हो गया, तब ये पैनिक कुंभ बंद हो गया प्रभु, कुंभ बंद हो गया, प्रधानमंत्री बंद हो गया, और काम को कुंभ बंद हो गया, 2 फीट की दूरी लगा। रैली अब प्रधानमंत्री जी की चलिए ठीक है, ठीक है। आप दोनों की बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, समाधान की बात यहाँ पर हो चुकी है। आप सभी ने अपने अपने तर्कों को यहाँ पर रखा है, आप सभी की बातें यहाँ पर ठीक तौर पर समझ में आ चुकी हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने पक्ष को यहाँ पर रखने के लिए। जिस तरह से आज हमारा मुद्दा था कि हम लॉकडाउन को समझे, सरकार के पास क्या विकल्प है हम इसको समझे, और आज एक चीज तो बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ गई कि लॉकडाउन अब कहीं ना कहीं एक मजबूत विकल्प के रूप में राज्य सरकारों के सामने और केंद्र सरकार के सामने खड़ा है। क्योंकि अगर इस वक्त लॉकडाउन कहीं ना कहीं आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नहीं लगाया गया तो कोरोना महामारी और भी विकराल स्वरूप दिखाने वाली है जनता के लिए। जिस तरह से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी ने लगातार बोला कि आपको अपने आप को घर में खुद ही कैद करना पड़ेगा, स्व लॉकडाउन का भी एक अच्छा विकल्प हम सबके पास है। लगातार प्राइम न्यूज के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और पल पल का अपडेट पाते रहिए। नमस्कार।